आरोपों में उलझे हुए नेताओं को टिकट जिस तरह से मिला है और खुशी मना रहे हैं, मानो टिकट नहीं मिल गया, अदालत से कोई क्लीन चिट मिल गई हो इन लोगों को। बहरहाल, सीटों को लेकर मची खींचतान, धर्म संकट और विलंब पर ही इंडिया 9 बजे उठा रहा है कुछ सवाल। जब लहर है तो फिर सीटों पर क्यों नहीं हो पा रहा फैसला? जीत के लिए जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, दागदार सब मंजूर होंगे क्या? क्या सीट तय करने में बदलाव का नारा सिर्फ दिखावा था? क्या सिर्फ सहूलियत ही है राजनीतिक दलों का सिद्धांत? क्या पब्लिक इस पाखंड की करेगी कोई अनदेखी? चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार और हिंदू मुंबई के रेजिडेंट एडिटर अमित बरुआ। हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी में किस प्रकार का संकट चल रहा है टिकट को लेकर के। हम इसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे संदीप के साथ, उस पर हम थोड़ी देर पर जाएंगे। आइए मेहमानों से चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल लेकर के हम आएंगे बीजेपी के नेता सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, आशा थी कि आपके यहां तो बहुत ही व्यवस्थित रूप से, सुविचारित ढंग से, काफी काम वेल प्लान ढंग से पहले हो गया होगा, लेकिन आपने जो समय घोषित किया था अपनी लिस्ट जारी करने का, उसमें भी देर हो रही है, क्या वजह है? ऐसा है, चुनाव आयोग के जो घोषणा हुई है उसमें कुछ राज्यों में जहां उम्मीद ही की जा रही थी कि ये बाद में चुनाव होंगे, वो पहले हो गए हैं, जैसे दिल्ली है वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए जो शेड्यूल्ड प्लान था थोड़ा सा उसमें फर्क आया है और इसीलिए हो रहा है। तो एक आध दिन, 2 दिन को आप अगर कहें कि साहब ये डिले हो रही है, मुझे लगता नहीं, ये बहुत ठीक ठाक है। हमारे यहाँ एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि टिकट बांटने के लिए एक बड़ा व्यापक कंसल्टेशन प्रोसेस, जिसको कहना चाहिए, वो होता है। हमारे नीचे से ऊपर तक एक कंसल्टेशन चलती है और उसके बाद जो है टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है उसका फैसला होता है। तो वो सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है, आधे राज्यों का हो गया है और 2-1 दिन के अंदर सारा हो जाएगा। तो कोई असाधारण इसमें विलंब हुआ है ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे कुछ और सवाल पूछूं उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं कि हमारी नजर में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं बीजेपी के टिकट बंटवारे का, जहां तक सवाल है। चलते हैं हमारे सहयोगी संदीप चौधरी के पास। संदीप। शुक्रिया संजय। मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी जो बात कह रहे थे ना सुधांशु मित्तल। हम जो बातें कहेंगे आप उनसे जाहिर सी बात है सवाल पूछेंगे। अभी तो सीट को लेकर जो संकट बन गया है वो संकट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, और वो बन रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। बनारस की सीट अब पार्टी का एक बड़ा धड़ा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को दे दो, पैगाम बन जाएगा, एक संदेश जाएगा ना सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि बिहार में भी। और ये जो लहर है ये सुनामी, आंधी, तूफान वगैरह वगैरह न जाने किन चीजों में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वहां पर बात अटक गई है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को लेकर। वो कह रहे हैं मैं तो बनारस से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, जबकि नरेंद्र मोदी अगर वहां जाएंगे तो मुरली मनोहर जोशी को कानपुर भेजना पड़ेगा। लेकिन कानपुर में टांग अड़ा दी है कलराज मिश्रा ने। दूसरी बड़ी सीट जो है वो लखनऊ की सीट को लेकर राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है, लेकिन लालजी टंडन वहां पर कह रहे हैं भैया सबके लिए सीट नहीं है ये अवेलेबल। नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मैं सीट छोड़ दूंगा और किसी के लिए मैं ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं हूं। यह तस्वीर उभर रही है उत्तर प्रदेश की। अब मैं थोड़ी बहुत बात मान सकता हूं सुधांशु मित्तल की कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहे हैं, और अगर हम बनारस की बात करें तो 12 मई को वहां पर आखिरी फेज में, आखिरी चरण में चुनाव होने हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां से सुधांशु मित्तल भी ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली में 10 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 7 सीटें हैं, 0 बटा लड्डू इनका आंकड़ा था पिछली बार, अब कह रहे हैं लहर है। लेकिन यहां पर अभी भी उम्मीदवार क्यों नहीं ऐलान किया जा रहा है? और यहां पर बड़ा संकट है, कैंडिडेट्स का संकट है। बाहरी लोगों के नाम आ रहे हैं, उदित राज का नाम आ रहा है, एमजे अकबर का नाम एक बार फिर आ रहा है, कभी 1989 में कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, रविशंकर प्रसाद का नाम आ रहा है। अब अगर आप बाहरियों को टिकट देंगे तो जो स्थानीय कार्यकर्ता है, लोकल्स हैं, उनके अंदर भी असंतोष फैल सकता है। अब चांदनी चौक की अगर हम बात करें, एक सीट पर ही 3-3 लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। अब दूसरा दिलचस्प यहां पर जो सूबा है संजय, वो है हरियाणा का। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 अप्रैल को ही चुनाव होना है। 10 में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई थी। इस बार जाटों के नए हीरो के तौर पर उभर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन सीट का ऐलान नहीं हो पा रहा है। अभी भी वहां पर तगड़ा तकरार है कई सीटों को लेकर। एक सीट पर सहमति बनती दिख रही है, वो गुड़गांव की सीट है। वहां पर राव इंद्रजीत सिंह हैं, पुराने राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये आया राम गया राम राजनीति के प्रतीक हैं। ये अभी कांग्रेस से नए जुम्मा 4 दिन पहले बीजेपी के अंदर आए हैं। तो हरियाणा में जहां पर तथाकथित एक लहर है,
उस लहर को बना पाएंगे या वक्त बहुत कम रह गया है, 27 दिन रह गए हैं। अब तीसरा सूबा, हम बिहार की बात करते हैं, जहां पर ताल ठोकी जा रही है, वहीं से हुंकार रैली की शुरुआत भी की थी पटना में नरेंद्र मोदी ने। अब पाटलिपुत्र की सीट फंस गई है। रामकृपाल यादव को कल बड़े तामझाम के साथ पार्टी में शामिल किया गया। वो पाटलिपुत्र को लेकर ही नाराज हुए, लालू प्रसाद यादव से वंशवाद का आरोप लगाया कि मीसा भारती को क्यों टिकट दे रहे हो। लेकिन वहां पहले ही एक और यादव है, नवल किशोर यादव है। अब वो वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब इसमें भी तकड़म हो सकती है, इसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो लहर के बावजूद, और हमारा ट्रैकर भी कह रहा है संजय कि बीजेपी बढ़त बना रही है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब भी तलाशने होंगे इस पार्टी को। संजय, इसके जवाब सुधांशु जी से हम लेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं बीजेपी के दफ्तर विक्रांत के पास। विक्रांत, ताजा परिस्थिति क्या है? इनकी सीटों की लिस्ट की आज जानकारी हमको मिलेगी या ऐलान कल पे टलेगा? देखिए, ऐलान कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन संजय, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी सुबह से कि पार्टी 125 के करीब सीटें ऐलान कर सकती है, क्योंकि अब समय में चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। आज 13 तारीख हो गई है, 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, और 10 तारीख जो पहले चरण का मतदान है वहां पर दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का कई इलाके हैं, तो इन सब जगहों के अभी तक नाम ऐलान नहीं किए जा सके हैं। अब 15 तारीख को दोबारा से सीईसी की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐलान की जा सकती हैं। लेकिन आज भी जो सीटें ऐलान की है उसमें से कोई ऐसी सीट नहीं थी जिस पर किसी तरह का विवाद हो या कैंडिडेट जिनमें पार्टी के ऊपर किसी तरह का दबाव हो। जो एक तरह से कहा जा रहा था कि इन पर पार्टी आराम से ऐलान कर सकती है, उन सीटों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जहां पर सीटें फंस रही हैं, उत्तर प्रदेश आज चर्चा में ही नहीं था, उत्तर प्रदेश पर कोई चर्चा नहीं की गई। दिल्ली की जैसे बात बताई अभी संदीप ने, दिल्ली में पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट जो है वो यह है कि दिल्ली में जो दिल्ली के अपने चेहरे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो यहां पर दरी और झंडे उठाते थे, वो पार्टी को चुनाव जिताने लायक नहीं लग रहे, तो बाहरी एक तरह से उम्मीदवार लाए जा रहे हैं। तो ये सब संकट दिखाई दे रहा है बीजेपी के सामने भी। जी, आइए अब हम एक बार फिर चलेंगे संदीप के पास और देखेंगे कि कांग्रेस कैंप में सीटों के बंटवारे पर क्या हाइलाइटर उनके पास है। बिल्कुल संजय, कांग्रेस में जो स्थिति है वो थोड़ी दिलचस्प है, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहां पर लड़ाई से पहले, जंग से पहले ही बहुतेरे बड़े नाम चुनावी रण से दूर होना चाह रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, और इनमें बहुतेरों के नाम तो अब सामने आ गए हैं। पी चिदम्बरम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब यह बड़ी ताज्जुब की बात है, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जयंती नटराजन चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है। सचिन पायलट जैसा शख्स भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वो अजमेर सीट अजरुद्दीन के लिए छोड़ने को तैयार हैं। अजरुद्दीन मुरादाबाद से हटना चाहते हैं। इसके अलावा और कई नाम भी हैं जो इस फेहरिस्त में शामिल है, मसलन मनीष तिवारी के। और ये सब कब हो रहा है संजय? ये हो रहा है राहुल गांधी के कहने के बावजूद। ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी एक नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन शायद संकोच है। एक बड़े धड़े में कांग्रेस में संकोच है, और संकोच क्या, सीधी सीधी भाषा में कहूं तो ये कि हार का ठप्पा ना लग जाए। जो लगातार आप शुरुआत में कह रहे थे, सबको सेफ सीट चाहिए, और राज्यसभा के तो दरवाजे बंद हो गए। अब दिग्विजय सिंह स्मार्ट निकले, कह सकते हैं आज हम, या कुमारी शैलजा, वो तो राज्यसभा में चले गए। बाकी अब ये लोग बच गए हैं। ये जाएं तो जाएं कहां? चिदम्बरम की सीट का ऐलान अब टल गया है। और यहां पर एक और दिलचस्प बात, दाग अच्छे लगते हैं, बीजेपी को भी दाग अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस को भी दाग अच्छे लग रहे हैं। दिल्ली, तमिलनाडु में तो सीटों का पेच है ही, लेकिन अगर मैं पवन कुमार बंसल की बात करूं, आज की जो बड़ी खबर है, पवन कुमार बंसल, सुबोधकांत सहाय, इनको टिकट दे दी गई है। 71 लोगों के जो नाम का ऐलान किया गया है, तो दाग भी अच्छे लगने लगे हैं। जो शुचिता की बात कर रहे थे राहुल गांधी, 6 भ्रष्टाचार विरोधी अध्यादेश लाने की बात कर रहे थे, उन लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है। वीरप्पा मोइली को टिकट दे दिया गया। अजरुद्दीन का मैंने जिक्र कर ही दिया, मुरादाबाद से हट रहे हैं। वहां पर नूर बानो वापसी कर रही हैं इस सीट पर। राज बब्बर को गाजियाबाद से दिया जा रहा है। अब ये भी कुछ ऐसे फैसले हैं जो समझ में नहीं आते। राज बब्बर आगरा, फतेहपुर सीकरी जाया करते थे, नगमा को मेरठ से दिया जा रहा है। ये थोड़ा समझ से परे है संजय। बिल्कुल, आइए से एक अपडेट ले लें, फिर हम सवाल करेंगे कांग्रेस से जुड़ी हुई सीटों के बारे में रेणुका जी से। पल्लवी, आपके पास क्या अपडेट है? जहां पर हम बात करते थे कि बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत सारे कंप्यूटर के एक्सेल शीट के आधार पर बहुत लंबे समय से तैयारी करने के बाद बहुत अच्छी लिस्टें आएंगी, समय पर आएंगी, बहुत पहले का वक्त दिया जाएगा ताकि कैंपेन के लिए वक्त मिल सके उम्मीदवारों को। हो पाया क्या ये सब कांग्रेसी के कैंडिडेट्स के साथ? बिल्कुल नहीं। 1 साल पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि 1 साल पहले हम इस बात का ऐलान करेंगे कि हमारे कैंडिडेट या उम्मीदवार कौन होगा, साफ छवि के उम्मीदवार लाए जाएंगे, युवाओं को और ज्यादा मौका दिया जाएगा। लेकिन बात
जीरो इन हो गई है संजय जी इसी बात पे कि कितना विनेबल कैंडिडेट्स आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगने लगा, सोनिया गांधी को भी लगने लगा कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो शायद नहीं हो पाएगा। इस समय 10 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं था। उनको जोर इस बात पे दिया गया था कि विनेबल कैंडिडेट्स चाहिए, प्रिंसिपल्स की जरूरत नहीं महसूस हुई। इसलिए सुबोध खान साहब जिसके खिलाफ राहुल गांधी खुद थे उनको टिकट मिल गया, पवन कुमार बंसल जो काफी कंट्रोवर्सी में थे उनको भी टिकट मिल गया है। तो इस तरह और बहुत सारे नाम आएंगे अगले जो लिस्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि हमें जीतना जरूरी है कम से कम 60 या 70 सीटों पे, और अगर हम सिर्फ अपनी प्रिंसिपल्स की बात करें तो शायद ये जीत और मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। आइए अब हम ये सवाल लेके चलते हैं। रेणुका जी आपसे पूछूंगा, सिंपल सा सवाल है, बंसल साहब को टिकट, राज बब्बर तो आपके यहाँ हॉप ऑन हॉप ऑफ की तरह से चलते हैं, आगरा से फिरोजाबाद, अब फिरोजाबाद से गाजियाबाद। ये दो उदाहरण है बताने के कि कितना जबरदस्त एडवोकेज्म है आपकी पार्टी में, या आप लोग कितना एक नैरो तरीके से सोचते हैं। ये कोई नैरो तरीके नहीं, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से सोच रहे हैं। इसीलिए तो जो आदमी सामने आके कह रहा है मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ मगर मुझे ये क्षेत्र से लड़ना है, तो उनको मौका देना जरूरी है या नहीं, ये हम फैसला करें कि नहीं नहीं आप वहां नहीं यहां से लड़ेंगे। आखिर आदमी लड़ता है जीतने के लिए, हारने के लिए थोड़ी ना आते हैं इलेक्शंस में। हर आदमी यही दावे से आते हैं कि हम जीत के दिखाएंगे। और आप ये तो बस बचपने की बात है कि हम कहते हैं कि इन पे दाग है, इन पे धब्बा है। हाँ मगर सबूत है जी, कन्विक्शन है जी। हम जानते हैं राजनीति के तरीके क्या होते हैं, ये कोई नई बात नहीं ये है। बात आपने इल्जाम बिल्कुल कोई भी उठा के कह देते हैं। जी आपने ठीक कहा कि और ये राजनीति सच है कि लोग जी राजनीति के तरीके क्या होते हैं। रेणुका जी ये पहला कमेंट था आपके पास और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर हम उन पर भी डालते हैं जो कहते हैं कि हम औरों से अलग हैं, बदलाव की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी 1 साल में करिश्माई काम किया, उनके यहां टिकट बंटवारे को लेकर के क्या परिस्थिति है, वहां के हाईलाइटर संदीप चौधरी के पास क्या है। संदीप। संजय आपने बिल्कुल सही कहा, दावा कुछ और करते थे, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना कि काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यहां पर भी सीट का संकट हो गया है, और शुरुआत किसने की है, खुद उनकी पार्टी के संयोजक सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल ने। अब अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहां से लड़ेंगे, वो कहते हैं बनारस से। मोदी आप अपना नाम की घोषणा करो, मैं वहीं से लड़ लूंगा। और ये वही पार्टी है जहां पर जैसे ही ये सत्ता में आए, टिकट ना मिलने पर, क्योंकि इनको लोकसभा की टिकट नहीं दी जा रही थी, विनोद कुमार बिन्नी को मंत्री नहीं बनाया, फिर लोकसभा की टिकट नहीं दी, बगावत कर दी, अलग हट गए। शाजिया इल्मी पुरानी है, शुरुआत से जुड़ी हुई हैं इस पार्टी से, वो रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। वो कहती हैं भाई दिल्ली में लड़ा है, आरके पुरम से विधानसभा लड़ी थी, यहीं से लड़ने दो, रायबरेली में तो मुझे कोई जानता ही नहीं। चंडीगढ़ से जसपाल भट्टी की धर्मपत्नी, स्वर्गीय जसपाल भट्टी की धर्मपत्नी सविता भट्टी, उन्होंने टिकट लौटा दिया कि नहीं मैं आपसे कोई खास ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूं। मल्लिका साराभाई गुजरात में, वो आई, उनकी टिकट की मांग वो ठंडे बस्ते में चली गई है। और यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बालाकृष्णन सीएफओ रहे हैं इन्फोसिस के, नंदन नीलेकणी उनके पुराने कॉलीग हैं, उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ नहीं लड़ूंगा, दूसरी सीट दे दो। अब ये ना तो राजनीति है, व्यवहारिक राजनीति भी नहीं है, और ये कोई आइडियलिस्टिक आदर्शवादी राजनीति भी नहीं है। अब गुल पनाग को टिकट दे दिया गया, लास्ट मिनट पैराशूटिंग हो रही है यहां पर कि आइए आइए आइए, एक अच्छा चेहरा मिल गया, एक अभिनेत्री है, मॉडल हैं, आपको हम टिकट दे देते हैं। कहते हैं हम आम आदमी पार्टी हैं, ये आम आदमी पार्टी हैं क्या, ये सवाल उठेंगे। फिर कुछ खास वर्गों पर जो आरोप लग रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल मीडिया पर आरोप लगाते हैं, आप हमारे पीछे बिना बात खामा ही पड़ गए हैं, लेकिन पत्रकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। 3 पत्रकार हैं जिन्हें दिल्ली से ही टिकट दिया गया है, आशुतोष को, जर्नैल सिंह को और आशीष खेतान को। और बाहर के लोगों को टिकट देने पर स्थानीय लेवल पर भी कहीं ना कहीं असंतोष होता दिख रहा है। तो जिस आदर्शवाद शुचिता की बात करते थे, उस कसौटी पर शायद ये भी कहीं खरा नहीं उतर रहे हैं। संजय। बिल्कुल, यहां संजय जी को शामिल करेंगे। संजय जी आपसे सवाल यह है, ये तथ्य बताए हमारे सहयोगी संदीप ने, हम आंदोलनकारी राजनीति के आधार पर, उस सरोकार के आधार पर टिकट बंटवारा होता हुआ थे, लेकिन यहां एक तो सेलिब्रिटी वाली बीमारी है, और दूसरे ज्यादा सुर्खियां कौन बनाएगा, उन खास आदमियों की एयर ड्रॉपिंग का सिलसिला आपकी पार्टी में बड़ा व्यापक है। क्या कहेंगे आप? देखिए संजय जी, पहली बात तो यह कि जो बाहरी और भीतरी वाली बात हो रही है, कम से कम हम लोग इस पार्टी में ये बात नहीं मानते। ये कोई मनसे की विचारधारा की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के अंदर कोई तमिलनाडु का भी योग्य व्यक्ति न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ सकता है,
कोई दिल्ली का व्यक्ति जाके तमिलनाडु में चुनाव लड़ सकता है। हम ये मानते बिल्कुल नहीं है कि कोई बाहरी है या कोई भीतरी है। दूसरी बात यह कि जिनकी बात आप कर रहे हैं, चाहे वो आशीष खेतान हो, चाहे वो जर्नैल सिंह हो, चाहे वो आशुतोष हो, या राजमोहन गांधी हो, या मेधा पाटकर हो, या योगेंद्र यादव हो, सबसे पहली बात यह है कि इनकी छवि कैसी है, समाज के लिए इन्होंने किया क्या है, इनका कुछ योगदान इस देश और समाज के लिए है या नहीं है। इनका चयन इनके समाज के लिए योग्यता के आधार पे, इनकी छवि के आधार पे, इन्होंने जो अपना एक पत्रकारिता जगत में भी रह के जो काम किया उसके आधार पे दिया गया है। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पे है कि जो आज पार्टियां चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतार रही हैं, ए राजा फिर से उम्मीदवार बन गए जी। लालू यादव ने पत्नी और बेटी दोनों को टिकट दे दिया। रामविलास पासवान ने सूरज भान की पत्नी को टिकट दे दिया और एक माफिया को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने येदुरप्पा को टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने पवन बंसल को टिकट दे दिया। यानी जो एक राजनीति को बदलने की शुरुआत होनी थी, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि दागियों से और जो जिनकी छवि समाज में ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से इस चुनाव को बचाया जाएगा, मुझे लगता है कि वही चीज फिर दूसरी पार्टियां दोहरा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा और हमने ओपन भी रखा है अभी भी कि अगर हमारे द्वारा कोई ऐतराज आया तो आप उसको ध्यान देंगे। बिल्कुल, उसके ऊपर कोई आरोप है, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, उसको हम हटा लेंगे, उसको हम अपना कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक संजय जी नई तरह की शुरुआत आम आदमी पार्टी, बिल्कुल नई शुरुआत का जो हमने हाईलाइट किया है, टिकट बंटवारे का हाल जो पार्टियों में है उसको आपके सामने रखा है। हमको लगता है कि वक्त तो बदला है, पब्लिक का मिजाज बदला है, पार्टियां अभी नहीं समझ रही हैं और ये अपने हिसाब से गणित लगा करके, जोड़ तोड़ करके, कंप्रोमाइजेस करके, गलत काम करके, गलत से मेरा मतलब दागी उम्मीदवार हों या दादागिरी वाले उम्मीदवार हों या परिवार वाले उम्मीदवार हों, इस तरह की टिकटें बांट रही है। आप हाल में मुंबई शिफ्ट हुए हैं, मेरा ख्याल यह है कि वहां से दिल्ली की पॉलिटिक्स अब आपको ज्यादा साफ दिखती होगी। क्या कहेंगे अमित? जी बिल्कुल संजय, मुझे लगता है कि ये तमाम पार्टीज के ऊपर दबाव है। जो विनेबिलिटी का फैक्टर है वो तमाम पार्टीज देख रही हैं कि किस तरह से वो आकलन कर रहे हैं। तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या अन्य दल हो, तो जो लोगों के ऊपर लांछन लगे हैं पहले, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। तो साफ बात है जो चुनावी जो कंपल्शंस हैं वो साफ तौर पर बाहर आ चुके हैं और पार्टीज ये देख रही हैं जोड़ तोड़ कर कि कौन सा उम्मीदवार कहां फिट बैठेगा और कितने उसकी जीतने के या उनके जीतने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ों पर निगाहें टिकी हुई हैं राजनीतिक दल और तमाम जहां मीटिंग्स चल रही हैं, इसी को लेकर मुझे लगता है सबसे बड़ी चर्चा है। और चाहे वो कर्नाटक हो या बिहार हो या चंडीगढ़ हो या कहीं भी हो, पूरी तरह से ये ऐसा नजर आ रहा है कि पार्टीज इसी पे फोकस किए हुए हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो करप्शन का मुद्दा जो ऑपोजिशन पार्टीज और आम आदमी पार्टी ने उठाया है, अगर ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है तो कहीं ना कहीं पार्टीज को सोच समझ के चलना पड़ेगा कि किस तरह से लांछन जिन पे कैंडिडेट्स पे लगा है उनको कंटेस्ट करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। संजय जी, यहां पर सुधांशु जी आपके पास आएंगे। हम ये समझते हैं कि पार्टियां अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल लिस्ट लेके आना चाहती हैं, लेकिन गलतियां तो होती हैं उसमें। आपको लगता है कि करप्शन मुद्दा नहीं है, आप बात तो उसकी बहुत करते हैं और येदुरप्पा को टिकट देते हैं, ये सवाल आपके सामने कई दफा आया होगा। इस वक्त मेरा सवाल यह है कि जितना ऑर्गेनाइज्ड टिकट वितरण आपकी पार्टी में दिखाने का दावा आप लोगों ने किया था, वो इस वक्त क्यों नहीं है? अमित शाह अगर यूपी में हैं और यूपी में इतना वक्त लग रहा है तो आर्गुमेंट ये हो सकता है हमारी तरफ से कि वो बाहर के हैं इसलिए वक्त लग रहा है। दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि चूंकि बाहर के हैं तो वो किसी भी राग विराग मोह माया से दूर हैं और उनकी लिस्टों को लेकर के पुराने जमे हुए नेताओं को तकलीफ है, इसलिए निर्णय है। कैसे सफाई देंगे आप? संजय जी, आपकी बात का जवाब मैं 3 पहलुओं में देना चाहता हूं। पहला भाजपा, दूसरा कांग्रेस और तीसरा आम आदमी पार्टी। क्योंकि कमेंट्री पहले हो गई, मतलब बाद में हुई, जवाब मेरा पहले ले लिया था। अब मैं थोड़ा कहता हूं। देखिए, संदीप जी ने बड़े रोचक तरीके से बताया कि कैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और कैसे चल रहा है। मैं सिर्फ एक चीज पूछा था, संदीप जी, क्या जोशी जी ने कहा? कुछ नहीं कहा। क्या कलराज मिश्र जी ने कुछ कहा? जोशी जी ने कहा सर, ये कहा कि कौन सा पाप किया था कि मैं संसद में बैठना पड़ा मुझे। बहुत ही आपत्तिजनक बयान था जो बताता है कि गुस्सा कहीं था और संसद पर निकाला उन्होंने।
उन्होंने क्या कहा था, जीवन दर्शन की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई जीवन की बात करी थी और फिर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहा था और लाइटर वेन में कहा था। फिर वो छोड़िए, मैं कह रहा हूं जिस रोचकता से बतलाया, एक चीज समझिए नरेंद्र भाई, एक तो गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब रणनीति के तहत उनको यूपी में लड़ाने की फैसला क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लगता है कि वहां पे यूपी की जनता के लिए एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। यूपी की जनता देखना चाहती है कि मुलायम सिंह, मायावती और ये तमाम लोग जो हैं, इनसे कौन लड़ेगा और कौन इनके कुशासन से निजात दिलाएगा। अच्छा, जब आप किसी नेता को लड़ाते हैं तो क्या आप उसको असुरक्षित सीट पर लड़ाते हैं? अरे भाई, इस देश में 543 सीटें, कभी हमने वायदा करा है क्या, या दावा करा है कि हम 543 सीट पे जीतेंगे? सर, आप तो कहते हैं आपकी लहर है, आप तो कहते हैं आपकी लहर है, और मजाक किया जाता है कि लहर में तो खंबे को खड़ा कर दो तो जीत जाएगा, फिर ये कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, चंदौली, क्या परेशानी है? ऐसा भाजपा ने कभी भी इतनी एरोगेंस नहीं दिखाई है ये कह के कि किसी खंबे के साथ किसी को भी खड़ा कर दो तो वो जीत जाएगा। हम इस देश के मानस का, जन सम्मान का, जनता का सम्मान करते हैं। हम कभी नहीं मानते कि जनता जो है किसी को जिता देती है, ऐसा कभी दावा नहीं करा और करना भी नहीं चाहिए। राजनीति में अगर ये विनम्रता नहीं रहेगी और ये अहंकार रहेगा तो जनता ऐसा सबक सिखाती है कि पूछे नहीं। बात आती है दिल्ली की। जी, दिल्ली में अभी इन्होंने कहा चांदनी चौक में 3 प्रत्याशी हैं। मैं तो गर्व से कहता हूं कि 3 प्रत्याशी हैं। हमारे यहां एक बड़ी हेल्दी प्रतिस्पर्धा रहती है, प्रत्याशियों को कोई अभाव नहीं है। इन्होंने कहा बाहरी लोग आ रहे हैं, हमारे कद्दावर लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है दिल्ली शहर में एक कद्दावर नेतृत्व अगर हम देंगे तो उसका एक संदेश देश भर में जाता है। बिल्कुल, जहां तक ये रहा, तो इसलिए अगर संदीप जी इनको तो दिल्ली भाजपा की इलेक्शन कमेटी का सदस्य हो जाना चाहिए था, तो शायद ये ज्यादा न्याय कर लेते, बल्कि काल्पनिक बातें करके। अब आती है दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का बड़ी बड़ी बातें। सर 15 सेकंड और है आपके। हम नई तरीके, हाँ 15 सेकंड में, हम नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आपका मुंह काला करे तो गलत है और जो जूता मारे वो ठीक है, ये नई तरह की राजनीति है इनकी। मुरादाबाद में पैसे गोल करके मैं खा गया बैंकों के और मुझे टिकट मिलेगी, ये नई तरह की राजनीति है। मुसलमानों को गाली दूंगा, मैं दलितों का अपमान करूंगा और फिर टिकट पाऊंगा, ये नई तरह की राजनीति है इनकी। इनकी राजनीति के बारे में जितना कम कहा जाए उतना, क्योंकि इनकी राजनीति झूठ पर आधारित है। अभी केजरीवाल जी कह रहे थे नहीं मैं कुछ भी हो जाए एमएलए दिल्ली के नहीं लड़ेंगे जी, है फिर लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए ठीक है, आम आदमी वाले सवाल मैं पूछ लूंगा सर, आप अपना डिफेंस रखिए। आखिरी बस मैं अभी रेणुका जी कह रही थी कांग्रेस की स्थिति के बारे में, मैं सिर्फ एक चीज कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इनके नेता कहा ना कि सब छोड़ के भाग रहे, चुनाव नहीं लड़ना चाहते जी। देखिए, डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करता और उगते सूरज की किरणों के साथ हर एक कोई सबको चलना पड़ता है। आपने तकरीर सुनी सुधांशु जी की। संजय जी, ये सवाल चूंकि पहले उन्होंने आपकी बात की थी तो आपके पास आ रहा हूं मैं। उनका ये कहना है कि जूता फेंकना कौन से आंदोलन का महान कार्य है जिस वेरिफिकेशन पे आप टिकट दे रहे हैं। आपने कहा कुछ और दिया कैसे लोगों को टिकट। अभी उन्होंने स्पेसिफिक उदाहरण दिलाए हैं, याद दिलाया है हमको, आप जवाब देना चाहेंगे उसका। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो जूता फेंकने का जर्नैल सिंह का आक्रोश था, वो खुलेआम देश के गृह मंत्री अपने साथियों को क्लीन चिट दे रहे थे और जिस समुदाय से आते हैं जर्नैल सिंह जी, उस समुदाय के कत्लेआम किया गया था उस 1984 में। उस वेदना, उस पीड़ा के कारण वो तात्कालिक उन्होंने एक अपना रिएक्शन दिया था, जिसके लिए उन्होंने बार बार माफी मांगी थी। और आज भी उस चीज को वो जस्टिफाई नहीं करते कि हमने जो कुछ किया वो सही किया था। वो एक पत्रकार के तौर पे अच्छे पत्रकार थे और उसके नाते से उनका चयन किया गया कैंडिडेट के रूप में। जहां तक आम आदमी पार्टी में उम्मीदवारों के चयन की बात है, मैं क्योंकि उस प्रक्रिया में हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, वास्तव में मुश्किल होती है जब आप कैंडिडेट्स की जांच करने के लिए कई स्तर पे पता करते हैं, जिला कमेटी से जानकारी लेते हैं, कुछ लोगों से लोकल लेवल पे रिपोर्ट मांगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है। और हमारी जो लिस्ट है उसको अभी 184 या 190 के आसपास हम लोग अभी तक लिस्ट जारी कर पाए, बाकी और प्रक्रिया में है। बीजेपी और कांग्रेस की जो हालत है जी, अभी जो सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे जी, इसको देखना बहुत जरूरी है कि आज भारतीय जनता पार्टी
जो ये दावा कर रही है कि पूरे देश में उनकी लहर चल रही है। पूरे देश में लहर तो चल रही है, लेकिन जिस येदियुरप्पा को कल तक कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद बिल्कुल सर, इस पर बातचीत हुई हमारी। सर समय की थोड़ी सी, लेकिन एक भ्रष्टाचारी से हमने समझौता नहीं किया। जी बिल्कुल संजय जी, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, समय की थोड़ी कमी है, वरना हम चर्चा को आगे और बढ़ा लेंगे। यहां पर बिल्कुल समय बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरा। रेणुका जी, आपका अपना रिबेटल आप देना चाहेंगी, क्योंकि आपके बारे में भी हमने यही सवाल उठाया कि जिस प्रकार का एडवोकेजम हम देख रहे हैं और लड़ने के पहले आपके लोग भाग रहे हैं, परसेप्शन बिगड़ रहा है, लगता है कि त्याग की बात है, त्याग की बात नहीं है, हार के डर के कारण आपके बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे 2008 में जब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स दिए गए थे, आप मीडिया लोग ने कहा था कि इसकी 30% दागी लोग लड़ रहे हैं, मगर वास्तव में अगर आप 2013 का इलेक्शन देखेंगे, जो असेंबली इलेक्शंस थे, उसमें हमारी कम हो गए थे, 21% पे दागी मेंबर्स आपको नजर आए थे। धीरे धीरे कम हो, मगर वास्तव में यह है, आम आदमी पार्टी इतना बोले जा रही है, चंद दिनों की बात है, आप सब्र कीजिए। इलेक्शन हारना और जीतना कोई काला सफेद कंपैरिजन में नहीं होती है, कोई जादू की छड़ी होती नहीं है। जो आम जनता आज कह रही है ना कि ये दागी मेंबर से, वो कल का दिन क्या होगा। बिल्कुल, देखिए ये चर्चा बड़ी, ये चर्चा बड़ी सचमुच क्या चाहती है मालूम हो जाएगी। बिल्कुल, ये चर्चा बड़ी ठहरी हुई और बड़ी अच्छे से चली। इसको थोड़ा और वक्त की मांग बिल्कुल जायज थी, लेकिन अब मेरे प्रोड्यूसर मुझे वक्त नहीं दे रहे। संजय जी, सुधांशु जी, रेणुका और अमित, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।